नमस्कार और स्वागत है आपका द आर्यमन शो प्रेजेंट्स क्रिकेट वीकली के तीसरे एपिसोड पर। 3 हफ्ते हो चुके हैं हमें इस शो के। और धन्यवाद आपका ये शो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। ये एक ऐसा शो है जिस पे मैं पिछले हफ्ते की सारी बातें करूँगा रिलेटेड टू क्रिकेट। मैं होप करता हूँ आपको ये शो पसंद आए, और बिना कोई वक्त ज़ाया करे सीधा शुरू करते हैं एपिसोड। तो मित्रों, हफ्ता शुरू हुआ इंडिया और इंग्लैंड का फोर्थ टेस्ट जो था उसका समाप्ति से। तो शुरू करते हैं उसी के साथ। काफ़ी ब्रीफ में बात करूँगा, ज़्यादा गहराई में जाऊँगा नहीं मैं। मेरा जो दूसरा शो है इंस्टा ट्रेंड्स, वहाँ पर मैंने काफ़ी बात की थी टेस्ट मैच के बारे में। पिछला जो एपिसोड था उसमें भी काफ़ी बात करी थी इस टेस्ट मैच के बारे में। पर टू बी नोटेड, इंडिया फोर्थ टेस्ट मैच जीत गई। इंडिया ये श्रृंखला जीत गई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मानते हुए कि पहले मैच जो था वो इंग्लैंड जीता। सब लोग जो एक टाइप पे कह रहे थे कि इंडिया वाइट वॉश करेगी सीरीज, सबके वो फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद सबके मत बदल गए। सब कहने लग गए कि अच्छा, अब शायद इंडिया नहीं जीतेगा सीरीज, इंग्लैंड बहुत अच्छे से जीत सकती है, उनका बेसबॉल काम कर रहा है भारत के खिलाफ। तो एक था कि शायद भारत ना जीत पाए, बट अब दूसरा और अब तीसरा टेस्ट मैच देखो, उसके बाद साफ हो गया था कि नहीं, ये शायद जो इंग्लैंड मैच जीती थी ये शायद सिर्फ एक वन ऑफ इंस्टेंस था जहां भारत के सामने बेसबॉल काम करा। और चौथे टेस्ट मैच में भी यही हुआ। चौथा टेस्ट मैच कहने के लिए तो एक काफ़ी टॉपसी टर्वी काइंड ऑफ मैच था। आपका एक एटलीस्ट थर्ड इनिंग्स तक आपके पास एक कोई क्लियर विनर था नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो पहला इनिंग्स जो था इंग्लैंड ने कुछ 350 रन मारे। जो रूट जो अभी तक बैटिंग वाइज कुछ कर नहीं पा रहे थे, एक सफ़र कर रहे थे वो बैटिंग वाइज। ये पूरे श्रृंखला में उन्होंने पहले ही इनिंग्स में एक टेस्ट शतक जड़ दिया। तो इंग्लैंड को कुछ जो एक मिसिंग की थी वो उनकी कंप्लीट हो गई। फ़ायदा हुआ इंग्लैंड को, 350 रन स्कोर कर पाए। उसके बाद आप इंडिया की इनिंग्स देखो, सिमिलर थी। इंडिया भी 300-310 तक कुछ कुछ रन स्कोर किए उन्होंने। 50 का एक लीड था इंग्लैंड के पास तीसरे इनिंग्स में जाते हुए। अपर हैंड भी था कि जो रूट ने फाइनली एक इनफॉर्म प्लेयर लग रहे हैं, पिछले ही इनिंग में शतक मारी है, शायद ये इनिंग में भी काम कर ले। बट यही पॉइंट था जहां पूरा मैच बदल गया, आप कह सकते हैं। इंग्लैंड की बैटिंग कोलैप्स हो गई। कुछ 150 145 रन, अगर मैं गलत नहीं हूँ 145 पे ऑल आउट हो गए। क्रेडिट ऑब्वियसली इंडियन बॉलर्स का है। अश्विन, कुलदीप, जडेजा तो काफ़ी अच्छे से गेंदबाजी करी इन्होंने। तो और एक बार वो जो इंग्लैंड 145 पे आउट हो गए, उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक। इंडिया एक काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन पर आ गई थी। पहले दिन के सॉरी आई थिंक तीसरे दिन के समाप्ति पर इंडिया कुछ 40 रन मारी थी बिना कोई विकेट खोए। 150 का बचा हुआ था उन्हें। टारगेट 190 का जो टारगेट था उसमें से 150 मारने बचे थे उनके फोर्थ डे पे। और मैंने कहा था कि मोस्टली इंडिया लंच या टी तक तो गेम ख़त्म कर लेगी, एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे मैच खेलने, और वैसे ही गए। बट बीच में शोएब बशीर आ गए। शोएब बशीर एक काफ़ी एक अच्छी स्पेल था उनका बीच में, जहां उन्होंने लगातार 2 विकेट लिए। जडेजा का भी विकेट चला गया। तो एक
पॉइंट था मैच में जहां लग रहा था कि अगर शायद इंग्लैंड अभी और 1 या 2 विकेट ले ले, गेम पलट सकता है, इंग्लैंड मैच जीत सकता है, श्रृंखला जिंदा रहेगी और सब एक वो डिसाइडर टेस्ट मैच की तरफ जाएगा। बट ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल टिके रहे, एक बहुत अच्छी पारी खेली, समझदारी से खेला, काफ़ी मैच्योरिटी से खेला और इसी के साथ फिर उन्होंने भारत के लिए गेम भी ख़त्म कर दिया। भारत 5 विकेटों से भी जीत गए इन दोनों बल्लेबाजों के कारण। तो एक काफ़ी टॉप सीटर भी मैच था डे 3 तक। उसके बाद ऑलमोस्ट सब बदल गया। बट एक इसी के साथ, जी हाँ, मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि इसी के साथ ये भारत का 17वां कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट सीरीज विन है एट होम। तो एक काफ़ी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है होम कंडीशंस में इंडिया के लिए। तो एक अच्छी बात ही है, ऑब्वियसली बुरी बात तो हो नहीं सकती। इंग्लैंड के लिए शायद थोड़ा दुख की बात होगी कि वो जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे भारत में, या फिर उनकी जो स्ट्रैटेजी थी इंडिया में खेलने की स्पिनर्स के खिलाफ, वो कुछ काम नहीं करी। मोस्टली बैट्समैन जो थे वो स्विप करते करते ही आउट हुए हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ भी उनकी जो एक स्ट्रैटेजी था उसमें भी एक फ्लॉ दिख रहा था। आप बेसबॉल तो खेलिए, लेकिन आप समझदारी से खेलिए कि आपको वो बेसबॉल कब खेलना है कब नहीं खेलना है। वो शायद इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी नहीं कर पाए और अपनी विकेट, इवन दो उनके स्टार्ट्स अच्छे थे, उन्होंने रन्स भी ठीक ठाक बनाए, बट ये सोच नहीं थी उनमें कि कब हम बेसबॉल से एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड पे चले जाए, सिर्फ डिफेंड करे, रन बनाने के पीछे ना जाए, शॉट्स मारे यहाँ वहाँ। और इसी के वजह से काफ़ी जल्दी विकेटें भी खोई, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियों में भी विकेट खोई। जहाँ एक पॉइंट था जहाँ आपको टिके रहना है, उस टाइम भी आप अगर ऐसे शॉट खेलते हो तो आप विकेट तो खोगे ही। तो एक अलग टेस्ट सीरीज था इंग्लैंड के लिए। एक काफ़ी ऐसा एक टेस्ट सीरीज है जहाँ पे वो सीख ले सकते हैं। अभी वो लेते हैं या नहीं, बात अलग है, बट इंडिया और इंग्लैंड दोनों के लिए काफ़ी क्रूशियल टेस्ट सीरीज था। अब आते हैं हफ्ते की दूसरी घटना पर, जहां बीसीसीआई ने अपने एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो वो खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं एनुअली, वो उन्होंने अनाउंस करे हैं। आपके जो एक्सपेक्टेड प्लेयर्स थे मेनली, सभी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। कोई अपसेट्स एज इन नहीं थे, बट जी हाँ, 2 जन थे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे बट उन्हें नहीं दिए गए। आप तो जानते ही होंगे, वो 2 जन हैं श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को। दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दी गई। इवन आफ्टर इतना अच्छा साल था उनके लिए, 23-24 क्रिकेट वाइज दोनों के लिए एक अच्छा साल था। स्पेशली श्रेयस अय्यर, क्योंकि वो एक ओडीआई टीम के रेगुलर थे, टेस्ट टीम में भी थे, बट ओडीआई और T20 में वो काफ़ी ज़्यादा जचे टेस्ट क्रिकेट के अगेंस्ट कंपैरिजन में। बट ये आप अगर मामला अगर अच्छे से देखोगे, गहराई में देखोगे, तो आपके दिल में एक सवाल तो आएगा कि यार क्या ये फेयर है जो बीसीसीआई ने किया है इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट्स ना देकर, क्या ये चीज़ फेयर है? और आपको बस वही देखना पड़ेगा कि बीसीसीआई का क्या कहना था इसके बारे में। बेसिकली अगर आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी नहीं मालूम है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि बीसीसीआई ने जो था एक मैंडेट दिया था, जो भी इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के जो प्लेयर्स थे उन्हें एक मैंडेट दिया था कि अगर आप इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हो, अगर आप वो सीरीज़ या वो जो टूर्नामेंट के आप अगर स्क्वाड में नहीं हो, इवन आफ्टर बीइंग सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, तो आप रणजी ट्रॉफी के लिए अगर अवेलेबल हो तो आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। आप आईपीएल वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक बात है, बट जब आपके पास रणजी ट्रॉफी चल रही है तो आपने उसमें खेलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये कुछ नई बात है, आप
जैसे मैंने कहा, आप पास्ट के काफ़ी कई इंस्टेंसेस ले लो, काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर भी ऑलमोस्ट अपने करियर के एंड तक मुंबई के लिए खेलते थे, गौतम गंभीर दिल्ली के लिए खेलते थे। और ऐसा कई बार हुआ है कि एक रणजी ट्रॉफी मैच में इतने सारे दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं जस्ट बिकॉज वो टाइम पे कोई इंटरनेशनल मैच या कोई सीरीज नहीं चल रही थी, उनको खेलने के लिए क्रिकेट नहीं था इंटरनेशनली, तो वो सब के सब रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे। तो ये कोई नई बात नहीं है मैंडेट की। ऑब्वियसली तब मैंडेट नहीं था, तब प्लेयर्स खुद से खेलते थे, बट अब बीसीसीआई ने बोला है कि भैया आपको खेलना ही पड़ेगा। तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों ने ये जो मैंडेट था उसको फटकारा। उन्होंने कुछ कहा नहीं ऑब्वियसली, बट ईशान किशन ने 2023 के वर्ल्ड कप के बाद एक मेंटल फटीग कह के एक ब्रेक लिया था फ्रॉम क्रिकेट। कहते हैं बीसीसीआई से परमिशन ली थी उन्होंने ब्रेक के लिए। तो और श्रेयस अय्यर भी बीच में इंजर्ड थे, तो उसी की वजह से वो बाहर थे। बट उसके बाद फिट होने के बावजूद वो इंडिया के स्क्वाड में तो नहीं थे, बट उन्होंने रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेली, स्पेशली मैंडेट आने के बाद। तो दोनों ने एक्टिवली डिफाई किया मैंडेट, और बीसीसीआई को लगा कि अगर हम कोई मैंडेट दे रहे और प्लेयर नहीं मान रहे हैं तो पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। और आप जब दो ऐसे प्लेयर्स जो यंग है बट एक्सपीरियंस्ड है और जो इंडिया के फ्यूचर स्क्वाड के एसेंशियल प्लेयर्स होने वाले हैं, चलिए अभी आपके पास विराट कोहली और रोहित शर्मा वगैरह ये सब जन है, बट जब ये रिटायर हो जाएंगे तब आपके पास ईशान किशन और श्रेयस अय्यर रहेंगे, जो प्लेइंग 11 में जिनके पास शायद तक 100% वो प्लेइंग 11 में रहेंगे ही रहेंगे, स्क्वाड में तो रहेंगे ही रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से भी। तो जब आपके ऐसे प्लेयर्स जो आपको बहुत काम आने वाले हैं, जब ये आपकी बात नहीं मानते, तो फिर बीसीसीआई ने कहा कि आपने जो किया है गलत किया है, और उनकी उसकी सज़ा तो उन्हें मिल गई। दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए गए। बट लौटते हुए मेरे सवाल पर कि क्या ये फेयर है, मुझे तो जी लगता है बहुत फेयर है। और मुझे तो लगता है कि बीसीसीआई बिना मैंडेट दिए भी भारत के जो खिलाड़ी है एटलीस्ट जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है, उन्होंने रणजी ट्रॉफी ऐसे भी खेलने चाहिए थी। क्योंकि आप देखो, अगर आप रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलोगे डोमेस्टिकली, तो इवन दो इंडियन पिचेस यूजुअली आपको मदद करती है, ये कंडीशंस फेवरेबल है हमारे लिए। बट अगर आप रेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिकली नहीं खेलोगे जब आपके पास फ्री टाइम है, तो आप एज अ प्लेयर इम्प्रूव कैसे करोगे ये कंडीशंस में। ऑल्सो इंडियन कंडीशंस बैटिंग के लिए नहीं हर बार इजी नहीं होती। जब स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं तब बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, और जब आप सब कॉन्टिनेंट्स में जाते हो, जैसे बांग्लादेश में चले गए या आप श्रीलंका चले गए या आप अबू धाबी में चले गए। चलिए अबू धाबी यूएई में हम टेस्ट क्रिकेट तो खेलते हैं नहीं वैसे, बट इवन वाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप वहाँ चले जाओ जहाँ स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, जहाँ स्पिन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कंडीशंस में आपको एक मदद मिल जाती है, क्योंकि आपने डोमेस्टिकली रेड बॉल क्रिकेट खेला है जहाँ पे सिमिलर कंडीशंस है। सो अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपकी इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगी एज अ प्लेयर। और रोहित शर्मा ने कहा था 4 टेस्ट मैच के एंड में कि हम उन्हीं को लेंगे जिनमें वो एक हंगर है खेलने के लिए। तो अगर आप फ्री हो बट आप स्टिल रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हो, मतलब मैं मानता हूँ ब्रेक होना ज़रूरी है, बट अगर आप काफ़ी टाइम से नहीं खेल रहे हो, अगर आपके पास कुछ और कमिटमेंट्स नहीं है क्रिकेट रिलेटेड या कोई भी पर्सनल लाइफ रिलेटेड, और आप बस ऐसे ही बैठे हो, तो आप खेलिए, रणजी ट्रॉफी खेलिए, एक्सपीरियंस लीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। तो वो एक हंगर है जो दिखता है प्लेयर्स में, वो इन ये केस में एटलीस्ट इन दोनों से नहीं दिखा, और बीसीसीआई इससे काफ़ी नाराज़ थी। और एक बात जो हाल ही में पिछले एक दिन में आई है कि जो बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर है अजीत अगरकर, वो श्रेयस अय्यर से काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने केकेआर का जो क्रिकेट कैंप था वो ज्वाइन किया रणजी ट्रॉफी के बदले में। खैर अभी श्रेयस अय्यर आ चुके हैं, वो रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड में है मुंबई के लिए। ज़्यादा कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है अपनी पहली इनिंग्स में,
बट तब उनका जो डिसीजन था रणजी ट्रॉफी की मैच को स्किप करके केकेआर का क्रिकेट कैंप ज्वाइन करना, उससे काफ़ी नाराज़ हुई बीसीसीआई, क्योंकि उन्हें लगा कि हमने मैंडेट देने के बावजूद ये एक तो डिफाई कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि डिफाई करके क्रिकेट ही नहीं खेल रही है, खेल रहे हैं बट आईपीएल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट आईपीएल है इंडियन क्रिकेट के लिए, मैं मानता हूँ, बट रणजी ट्रॉफी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले सारे प्लेयर्स होप करते हैं कि सिलेक्टर्स उनकी रणजी परफॉर्मेंसेस देखेंगे और उस हिसाब से उनको नेशनल टीम में लेके आएंगे, और बीसीसीआई को अभी वही करना है। सो जो ये एक्शन था रणजी को स्किप करके उल्टा आईपीएल पे ज़्यादा ध्यान देना, वो बीसीसीआई को ज़रा पसंद नहीं आया। बाकी अगर हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, तो जैसे मैंने कहा, जो हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं सभी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। बीसीसीआई का एक क्राइटेरिया है कॉन्ट्रैक्ट देने का, जो 3 टेस्ट मैच, 8 ओडीआई और 10 टी20 है। अब 2 प्लेयर ऐसे थे, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं थे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस करने के बावजूद। तो बीसीसीआई ने कहा है कि क्योंकि इन दोनों ने सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हैं, इनको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया ही 3 टेस्ट मैच है। तो जब भी ध्रुव जुरैल और सरफराज खान अगला टेस्ट मैच खेलेंगे, जो कि मुझे लगता है 5वां टेस्ट मैच ही है, तो जब भी वो अपना 3रा टेस्ट मैच खेलेंगे, ऑटोमेटिकली प्रो राटा उन्हें बीसीसीआई का ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो आप एक सर्टन हो कि ये प्लेयर्स अभी, अगर आप इनको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, तो ये फ्यूचर में यूज़ किए जाएंगे, इन्हें खिलाया जाएगा, इनका टैलेंट वेस्ट नहीं किया जाएगा, इनका पोटेंशियल वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक सेफ गार्डिंग क्लॉज में कह सकता हूँ। उसके बाद बीसीसीआई ने एक नया मूव भी खेला है, उन्होंने एक फास्ट बॉलर कॉन्ट्रैक्ट लाया है। तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जानता इसकी, बट जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, वही कि ये एक मूव है टू एनकरेज यंग बॉलर्स, कि आप शायद इंडिया के स्क्वाड्स में नहीं हो, आप इंडिया के लिए खेल भी नहीं रहे हो रेगुलरली, बट बीसीसीआई कहना चाह रहा है कि आप हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, हम आपका पोटेंशियल समझते हैं, हम आपका टैलेंट समझते हैं, और हम आपको फ्यूचर में यूज़ करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप अपना हार्ड वर्क करते रहे, आप फिट रहते रहे, आप मेहनत करते रहे। तो इसी के लिए इन्होंने शायद से एक नया कॉन्ट्रैक्ट का कैटेगरी बनाई है, जो इन्होंने सिर्फ फास्ट बॉलर्स को दी है, क्योंकि इंडिया के पास स्पिन बॉलर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, बट फास्ट बॉलर्स एक ऐसी चीज़ है जहां इंडिया हर बार अच्छा नहीं था। हमारे पास हर बार कहीं ना कहीं 1 या 2 फास्ट बॉलर्स तो थे ही, बट अगर आप देखोगे पिछले कुछ साल के ट्रेंड से, शायद आप 2017 2018 बोलो, तो इंडिया ने अपनी स्पिन बॉलिंग पे तो ध्यान दिया ही है ऑब्वियसली, पर उसके एडिशन में उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग पे भी ज़्यादा ध्यान दिया है। इसीलिए आज आपके पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी है, और आपके पास कई ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो बीच बीच में आके खेल रहे थे। आपके पास अभी मुकेश हो गया, आपके पास अभी आकाशदीप हो गया, तो ऐसे कई प्लेयर्स है, प्रसिद्ध कृष्ण भी है। तो आपके पास अभी कई फास्ट बॉलर्स हैं जो इंडियन टीम में आना चाहते हैं, और आप जब ओवरसीज जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, साउथ अफ्रीका जाते हो, तो अब आपको वहाँ पे स्पिन की जगह पेस बॉलर्स और स्विंग जो कर पाते हैं बॉलर्स, उनका ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो एक ऐसी मूव है कि आप अपना फास्ट बॉलिंग, जो एक इंडिया का फास्ट बॉलिंग प्रोग्राम जो मैं कहूँगा, वो इम्प्रूव करने के लिए है, फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस तैयार रखने के लिए है। तो एक काफ़ी अच्छा मूव है फ्रॉम द बीसीसीआई। अब इंडिया से बाहर जाते हुए हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मैच के बारे में। पिछले हफ्ते ही मैच ख़त्म हुई। ऑस्ट्रेलिया कई सालों के बाद न्यूजीलैंड जाते हुए पहली टेस्ट मैच थी। एक काफ़ी वन साइडेड टेस्ट मैच लगी मुझे। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आसानी से जीत भी गई है टेस्ट मैच, पर आपको इसमें दिख गया कि
होम एडवांटेज होने के बावजूद न्यूजीलैंड उसको कैपिटलाइज न कर पाए, वो अपने एडवांटेज पे नहीं ले पाए। और वो आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने जब अपनी बैटिंग करी, न्यूजीलैंड ने ऑब्वियसली कुछ अर्ली विकेट्स लिए, बट ऑस्ट्रेलियन मिडल ऑर्डर जो थी उन्होंने उसके लिए कॉम्पनसेट किया, उन्होंने रन मारे, मिचेल मार्श ने रन मारे काफ़ी। तो वो एक मिडल ऑर्डर जो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स था ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो न्यूजीलैंड के लिए भी था इन सम सॉर्ट ऑफ वे। बट आप अगर स्कोर कार्ड अगर आप स्कोर कार्ड पर ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि न्यूजीलैंड काफ़ी रेगुलरली अपने विकेट्स खो भी रहे थे, जिसके कारण वो कभी एक्चुअली गेम में आ नहीं पाए। न्यूजीलैंड के पास एक चांस था मैच जीतने का, बट वापस वो कुछ 150 160 रन की जो उनकी एक इनिंग्स थी, उसके वजह से आप कह सकते हो पूरा ही गेम उनके हाथ से बाहर चला गया। तो आप जब घर पे खेल रहे हो, होम पे खेल रहे हो, तब आपसे जो एक्सपेक्टेड है नहीं हो पाया। तो वही बात है, न्यूजीलैंड को इस पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया एज़ यूजुअल जो पिछले कुछ महीनों से, या मैं कहूँगा एक पिछले साल से, जो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम जो बनाई रखी है उन्होंने, उसके लिए उनको बधाई। पर वही जो आप स्ट्रॉन्ग टीम बोल रहे हो दिख रही है फील्ड पे, उनकी जो एक मेंटालिटी है, उन्होंने जैसे एक सिलेक्शन जो उनका प्रोसेस है, जो उन्होंने 11 रखा है, जो उन्होंने स्क्वाड रखा है, वो काफ़ी इन फॉर्म है। आपके पास मैच विनर्स है, आपके पास हिटर्स भी है, चाहे टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, T20 हो, उनके पास हर ऐसे ऐसे प्लेयर्स है जो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस भी खेल सकते हैं। मिचेल मार्श हुए, ट्रेविस हेड भी हुए, तो ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जो सर्कमस्टांस और कंडीशन के हिसाब से खेल लेते हैं। तो एक काफ़ी अच्छी स्क्वाड है। देखते हैं अभी अगले टेस्ट मैचेस में क्या होता है। अभी आईपीएल भी शुरू होगा, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो आईपीएल में आएंगे। और जून में वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप है, तो तभी भी मुझे तो लगता है ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम रहेगी जिसे हराना बहुत मुश्किल होगा। स्ट्रॉन्ग टाइटल कंटेंडर्स हो गए पिछले साल में उन्होंने WTC और 2023 वर्ल्ड कप जीता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है इस 24 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो काफ़ी अच्छा एक समय चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो एक पिछले शायद 2 या 3 साल पहले जो उनका एक वो बैड फेज चल रहा था, 2 या 3 साल नहीं शायद ज़्यादा, बट जो आप 2018 या 2019 के वक्त पे जो आप उनका एक फेज था जहाँ पे वो जो उनको अचीव करना था वो कर नहीं पा रहे थे। आपका वो बॉल टैंपरिंग इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया की भी जो एक मेंटालिटी थी, या जो उनका एक कॉन्फिडेंस था, वो भी शेक हो गया था। आपके दो टॉप लीडर्स स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर दोनों टीम से बाहर गए, तो एक काफ़ी बड़ी वॉइड बन गई जिसको भरने के लिए काफ़ी टाइम लगा। बट अभी वो लग रहा है कि अभी तो वो वॉइड भर चुका है। अभी डेविड वार्नर कुछ ही समय में अपना ऑफिस रिटायर तो हो जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो वो क्रिकेट खेलने वाले हैं नहीं। उन्होंने कह दिया है कि ये उनका आखिरी टूर्नामेंट रहेगा, उसके बाद वो क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। स्टीव स्मिथ जो है अभी डेविड वार्नर के एब्सेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ गए हैं वापस। अभी ओपन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक नई जिम्मेदारी दी गई है। तो अगर आप सिर्फ एज एन ओपनर ही परफॉर्मेंस देखो पिछले 2 या 3 मैचेस का, ठीक ठाक रहा है, कभी खेले हैं कभी नहीं खेले हैं, बट नया पोजीशन है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऑब्वियसली आपको एक्लेमेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो उस हिसाब से देखोगे काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस है, और मुझे लगता है ऐसे परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते रहेंगे। एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड साइड it will take a miracle to beat this Australian team as of now. अगले हफ्ते से, दैट इज़ 7 तारीख से टू बी वेरी प्रिसाइज, भारत और इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट मैच होने वाला है।
तो मैंने सोचा कि इस हफ्ते ज़्यादा क्रिकेट की खबरें नहीं हैं बात डिस्कस करने के लिए जिन पे मैं बात कर सकूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टेस्ट मैच के बारे में एक प्रीव्यू जैसी ही बात क्यों ना करूं मैं। तो आप मुझसे अगर मेरा एक्सपेक्टेड 11 पूछोगे तो सिमिलर ही रहेगा। रिपोर्ट्स है बुमराह वापस आएंगे, बट वो अगर आते हैं तो वो रिप्लेस करेंगे आकाशदीप को, और आपके पास एक सेम टू सेम 11 होगा। शायद एक या दो चेंजेस, आकाशदीप की जगह वापस बुमराह आएंगे। बाकी मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। ध्रुव जुरेल अच्छे फॉर्म में है, उनको नहीं निकाला जाएगा। सरफराज खान भी अच्छे फॉर्म में है, उनको भी नहीं निकाला जाएगा। तो एक सिमिलर 11 होगा। अ, अभी जो फोकस होगा इंग्लैंड टीम का, या जो हम एज फैंस जो हम देखना चाहेंगे वो ये है कि अभी इंग्लैंड कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि देखिए सीरीज तो वो हार गए हैं, सीरीज उनके हाथ से चली गई है। दे हैव नथिंग टू लूज एक्चुअली। हाँ, ऑब्वियसली और एक लॉस होता है तो उनके जो WTC रेटिंग्स है उसमें उनको घाटा तो होगा। बट अगर आप सिर्फ सीरीज के मैच विन लॉस के हिसाब से देखोगे तो दे हैव नथिंग टू लूज एनी मोर। तो यही देखेंगे कि ये क्या चेंजेस करते हैं, इनका अप्रोच कैसे चेंज होता है। क्या ये वही बैस बॉल के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर ये कोई चेंज करते हैं अपना खेलने की स्ट्रैटेजी, चेंज करते हैं बैटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। क्या ये थोड़ा ज़्यादा पेशेंट होते हैं, बड़े शॉट्स नहीं लगाने जाएंगे, स्वीप्स नहीं मारेंगे उतना। तो देखना पड़ेगा क्या होता है। बट काफ़ी मुझे तो लग रहा है कि ये मैच भी शायद से इंडिया ही जीत जाएगा। इंडिया काफ़ी डोमिनेंट रहा है पिछले 3 मैचेस में, कॉन्फिडेंस उनका स्काई हाई है। इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं है। काफ़ी गलतियां करी है उन्होंने ये 3 मैचेस में, जिसकी वजह से ये मैचेस तो क्या पूरी श्रृंखला ही हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस प्ले में आएगा, और मेरा प्रेडिक्शन यही है कि इंडिया 5th टेस्ट मैच जीतेगा। जाने से पहले एक ही बात है जो मैं करना चाहूँगा, एक्चुअली ये सवाल भी आपसे है। आप मेरे व्यूअर्स से ये सवाल रहेगा, आप इसका जवाब कमेंट्स में करिए, DMs में करिए, जहाँ आपको पसंद है वहाँ करिए। अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो आप वहाँ फीडबैक दे सकते हो। बट जाने से पहले एक ही सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा। ये सवाल मेरा यही है कि गौतम गंभीर ने कल कहा है कि IPL सिर्फ बॉलीवुड और पार्टीज और ये सब नहीं है, और IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां यंग प्लेयर्स को अपने आप को प्रूव करने की एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। और कहा है कि IPL में जो आपकी कंपटीशन होती है, जो आप पे प्रेशर रहता है, इट इज़ वेरी क्लोज टू इंटरनेशनल क्रिकेट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पे आप लोगों की क्या राय है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा एग्जैजरेट हो गया, बट IPL एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यंग प्लेयर्स के लिए। आप देख, अब अगर आप ही देख लो, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, ये सारे जो प्लेयर्स हैं, माना ये रणजी ट्रॉफी खेलते थे, अच्छे से खेलते थे, बट ये प्लेयर्स आए हैं IPL की वजह से। अगर आप सरफराज खान को देखो तो वो आए हैं रणजी के परफॉर्मेंसेस की वजह से। तो IPL का इम्पोर्टेंस तो हम बोल नहीं सकते कि IPL इम्पोर्टेंट नहीं है, या IPL वो एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है, वो दे पा रहा है। कंपटीशन जी ने तो कहा है कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट जैसी एक कंपटीशन होती है, और कहीं ना कहीं बात सही भी है, क्योंकि आप इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, आपका उठना बैठना हो रहा है, एटलीस्ट ये 1.5-2 महीनों के लिए आपका उनके साथ उठना बैठना हो रहा है। तो उनके जो स्किल्स है, या वो जैसे खेलते हैं, आप उनके साथ खेल रहे हो, आप उनसे सीख रहे हो। तो वही बात है, फ़ायदा होता है यंग प्लेयर्स को। इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट तो है ही, बट
अभी बीसीसीआई ने ऐसा अप्रोच लिया है कि आईपीएल को उन्होंने समवॉट एक सेकेंडरी टूर्नामेंट रख दी है व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग प्लेयर्स। बट फिर अगर हम गौतम गंभीर का बयान जो है, अगर वो हम इन ऑल ऑनेस्टी देखें कि अगर इतना अच्छा कंपटीशन है तो फिर हम आईपीएल को रणजी के ऊपर क्यों प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, या बीसीसीआई अभी से नहीं करेगा। तो ये और एक सवाल उगता है, एटलीस्ट मेरे दिमाग में उगता है। आपकी क्या राय है, आप बताइए। इस एपिसोड में मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं रहा, क्योंकि अभी नहीं हुआ है उतना क्रिकेट इस हफ्ते में। शायद अगले हफ्ते में हमारे पास कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें होंगी बात करने के लिए, कुछ हमारे पास कोई एक्साइटिंग चीज़ें होंगी बात करने के लिए, तो वो तो देखा जाएगा। पर इसी के साथ ये एपिसोड मैं यही समाप्त करूँगा। धन्यवाद ट्यून इन करने का। अगर आप इंस्टाग्राम पे द आर्यमन शो को फॉलो नहीं करते तो करिए। वहाँ पर मैं सिर्फ ये जो मेरा शो है क्रिकेट वीकली, उसकी इन्फॉर्मेशन ही ना देता हूँ, बल्कि मेरा एक नया सेगमेंट भी है इंस्टा ट्रेंड्स, जहाँ पर मैं 10 मिनट के अंदर जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ और टॉपिक्स है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स और जो भी एक्चुअली ट्रेंड होता है, एंटरटेनमेंट हुआ, बिजनेस हुआ, कुछ भी हुआ, उसके बारे में बात करता हूँ। तो आप वो देखिए, वहाँ पर भी हर हफ्ते एटलीस्ट 2 या 3 वीडियो आते ही रहते हैं, तो वो आप चेकआउट करिए। अगर आप यूट्यूब देखते हो तो वहाँ पर आर्यमन उपासनी मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियोस वहीं पे आते रहेंगे। अगर आप स्पॉटिफाई या कोई और स्ट्रीमिंग सर्विस यूज़ करते हो तो द आर्यमन शो के नाम से ही शो है, जिसे आप फॉलो करिए। आपको नए नए एपिसोड्स हर हफ्ते आते वही मिलेंगे सबसे पहले। तो धन्यवाद आपका ट्यून इन करने के लिए। जुड़ते रहिए और चलिए मेरे साथ हर हफ्ते एक क्रिकेटिस्टिक सफ़र पर। इसके साथ इस हफ्ते का एपिसोड यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।